इस चैनल के साथ बने रहिए। आपके जेहन में, आपके दिमाग में उपस्थित होने वाले जो भी सवाल होंगे इस विषय वस्तु से जुड़े हुए, उन सभी सवालों का हल आपको दिए जाएंगे। तो आप इसे के साथ बने रहिए और अपना स्नेह और प्यार दीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल का लिंक शेयर कीजिए। जय मां सरस्वती। सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे और खुश होंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से गणित विषय का टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं और वह टारगेट बैच मैट्रिक क्लास के लिए स्टार्ट किए हैं, यानी कि जो मैट्रिक का एग्जाम 2024 में होने वाला है उसके लिए स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से आज जो पढ़ेंगे वो एक नया ही विषय वस्तु होगा, लेकिन उस विषय वस्तु से पूर्व क्या पढ़ रहे थे पहले उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग इसके पूर्व जो पूर्व का वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था विलोपन विधि। हमने पढ़ा था विलोपन विधि। इस विधि से हमने जो भी रैखिक समीकरण युग्म थे उनको हल करना सीखा था। इसमें हम लोग क्या करते थे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण था इज इक्वल टू सी और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक। और ये समीकरण थे, तो इनमें x और y का मान निकालना होता, तो क्या करते थे कि किसी भी एक चर के गुणांक को समान करते थे और उसके बाद इनमें कोई भी संक्रियाएं करते थे, या घटाव या जोड़, कोई एक संक्रिया करते थे और उस संक्रिया के माध्यम से इन दोनों को शून्य के बराबर किया जाता था, यानी कि इनके मान को नगण्य कर दिया जाता था। तो उसके बाद इन दोनों में ऑपरेशन किया जाता था और इनके साथ इसका तुलना करते हुए हम लोग इस चर का मान ज्ञात करते थे। जब इस चर का मान ज्ञात हो जाता था, यानी y का मान ज्ञात हो जाता था, तो फिर इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रखते थे। जब इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण हम लोग रख देते थे तो उसके माध्यम से हमें x का मान भी प्राप्त हो जाता था। तो आज हम लोग एक नए विषय वस्तु के बारे में जानेंगे और वह हमारा विषय वस्तु होगा जो वह होगा ब्रज गुणन। क्या होगा? ब्रज गुणन विधि। तो आज हम लोग जानेंगे ब्रज गुणन विधि के बारे में। ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन। अगर इसकी अंग्रेजी की बात करें तो इसका अंग्रेजी होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब बात आती है कि इसको कैसे किया जाता है, इसके मेथड क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हम लोग विलोपन विधि सीखे थे ना, बस उसी विलोपन विधि को एक तुलनात्मक रूप देते थे और उसके माध्यम से हम लोग समीकरण को हल करते हैं। कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसे हम लोग निकालना सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है a1x प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यह हमारा पहला रैखिक समीकरण है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यह हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे कि किसी एक चर के गुणांक को समान करते थे, या x का करे या y, किसी एक को करते थे। तो पहले हम लोग x का मान निकालना होगा, तो हमें y को गुणांक को समान करना होगा, यानी एक समान करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप दिमाग लगाइए। इसमें b2 है और इसमें b1 है, ठीक। एक चीज कर सकते हैं, इस समीकरण में b1 से गुणा करते हैं और इसमें b2 से गुणा करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 इंटू b2 माइनस समीकरण 2 इंटू b1 से, ठीक। जब हम इसमें b2 से गुणा करेंगे तो हमारा मान होगा b2a1 x माइनस b1 b2 y प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0, और इसमें भी b1 से गुणा करेंगे b1 a2 x माइनस b1 b2 y प्लस c2 b1 इज इक्वल टू 0, इतना होगा। और हमने क्या किया है, माइनस करना था, और यहाँ पर दोनों प्लस है, ठीक। यह माइनस, यह भी माइनस होगा और यह भी माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग घटाव कर रहे हैं। देखिए ये दोनों का गुणांक समान, इन दोनों का गुणांक
B1 B2 एक समान हो गया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होगा, B2 A1 x माइनस B1 A2 x इज इक्वल टू नहीं, यहीं पर लिखते हैं प्लस, इसको लिखेंगे C1 B2 माइनस C2 B1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यह x वाला जो है, जो x के साथ है, इसे इस तरफ रखेंगे और इसे बराबर के उस तरफ करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, B2A1 माइनस B1A2 ये हमारा इतना है, इसमें कॉमन लेंगे x प्लस, प्लस नहीं, बराबर के उस तरफ डालना है, तो बराबर, यह माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा C2B1 माइनस C1B2। जब अब आप देखेंगे यहाँ पर x जो है गुना के रूप में, यह हमारा जो है अचर मान है, इसका मान परिवर्तनशील नहीं होगा क्योंकि यह एक संख्या के रूप में है, यह अल्फाबेट के रूप में है। तो इसे हमें इस तरफ रखना है और इन दोनों का जो वर्ग है, विशेष समुदाय है, ये दोनों एक समान है, दोनों संख्या के रूप में, इनको एक तरफ करना होगा। तो C2B1 माइनस C1B2 ये गुना में है तो यहाँ पर आएगा भागा में B2A1 माइनस B1A2। यह हुआ हमारा x का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला। x का मान जब ज्ञात करना होगा तो C2B1 माइनस C1B2 बटा में B2A1 माइनस B1A2, ये हुआ हमारा x का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगर अगर इसे हमें व्यवस्थित क्रम में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 बटा B2A1B2 माइनस A2B1, ये हुआ हमारा x का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, x के गुणांक को शांत करेंगे और y का मान निकालेंगे। तो फिर इसमें क्या करेंगे, जब x का मान निकाल शांत करना होगा गुणांक, इसमें क्या करेंगे, A2 से गुना करेंगे और इसमें A1 से गुना करेंगे। ठीक, ये पूरा समीकरण को जब हम गुना करेंगे तो फिर इसी प्रकार की ये प्रक्रिया आएंगी और उसके बाद हमारा जो अगर y का मान निकलेगा तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। x में क्या है, x किसके साथ है, A1 के साथ है, तो ऊपर A1 नहीं है, कहाँ से शुरू हो रहा है, B1C2 और B2C1। तो ठीक इसी प्रकार जब y का हम लेंगे तो यहाँ पर C1 उसके बाद है तो C1 होगा C1A2 माइनस C2A1, कितना हो गया, देखें कि y बराबर कितना होगा, C1A2 माइनस C2A1। क्यों, क्योंकि इसमें जब हम लोग x का मान निकाल रहे थे तो ये देखिए क्या हो रहा था हमारा C1B2 और C2A1। क्यों, ये जो था ये वाला था, ये पोर्शन था। तो ठीक इसी पर इसमें जब y को हम लोग शांत रखेंगे तो ये C1 और A1 का कॉमन निकलेगा। अब हम लोग जब आगे निकालेंगे y का, तो y का हर क्या होगा, जो इसके गुणांक होगा, x का जो गुणांक हो रहा था वो इसका हर बन रहा था। ठीक इसी प्रकार y का हर वही होगा जो इसका गुणांक होगा। A2B1 यह गुना हो रहा है, अर्थात हम लोग लिखेंगे A2B1 और यहाँ पर B1 और A1 और B2। ठीक, A1B2 माइनस A2B1 ये हमारा होगा A1 माइनस A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हम लोग को जानना होगा कि ये हर जो होते हैं ये 0 के बराबर नहीं होते चाहिए। अर्थात हम लोग कह सकते हैं A1B2 माइनस A2B1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा अपर, यानी कि इन्फिनाइट। ठीक है, जब अपरिमित हो जाएगा तो मान नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसका सिर्फ एक हल होगा, जब जब ये अद्वितीय हल होगा तभी यह विधि लागू होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे उतारिए, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आप देखिए, यदि जब इनको तुलना करना, इनको गुणांकों को रख करके तुलना करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन जब इनको तुलनात्मक रूप में करना हो, x लेंगे और इसके गुणांक को शांत करेंगे, b1 b2 को लेंगे, b1 b2, ठीक, उसके बाद c1 c2, फिर वहां y लेंगे, y के गुणांक शांत हुआ तो a1 a2, उसके बाद एक, इसका गुना क्या है? एक है, तो इसको शांत करेंगे तो यहाँ पर a1 a2, यहाँ पर इसको शांत करेंगे तो b1 b2 की बारी है, b1 और b2, ठीक है। b1 b2 यहाँ पर x का शांत किया, b1 b2 c1 c2 आ गया, y का जब शांत किया तो c1 और c2 a1 a2, फिर इसको शांत किए तो a1 a2 और b1 b2 आ गया, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके और इसको इसके साथ, जब इस प्रकार हम करेंगे तो यहाँ पर x बटा में होगा हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। अब जब हमें x का मान निकालना होगा, इसे ढक देंगे, इसे ढकेंगे तो ये हमारा x और y 1 बाई होगा, इसको तुलना करेंगे और इसका मान निकालेंगे। जब y का निकालना हो तो x को ढकेंगे और इनको तुलना करेंगे और इस प्रकार से y का मान निकालेंगे। ये कब किया जाएगा? जब फॉर्मूला हमें याद ना हो, तो इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और सीधे आंसर हम लोग निकाल लेंगे। चलिए हम लोग अब प्रश्नावली को देखेंगे। हम प्रश्नावली से संबंधित जो भी प्रश्न है उन्हें देखने का प्रयास करें। हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.5। हमारा जो प्रश्नावली होगा वह होगा 3.5, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न देखिए, लिखा है कि कौन सा इसमें अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब इन सभी विधियों को देखना है, उसके बाद हमें प्राप्त करना है कि जो अद्वितीय हल की स्थिति में है, जो समीकरण अद्वितीय हल की स्थिति में है, उसे बीजगुणन विधि से ज्ञात करना होगा। तो अद्वितीय हल को हम लोग देखेंगे, उसके बाद बीजगुणन विधि से हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे। तो हमारा पहला है x माइनस 3y माइनस 3 x माइनस 3y माइनस 3, हमारा पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण दिए हुए हैं और इसे हम लोग को प्राप्त करना है कि यह किस रूप में है। देखिए क्या करेंगे कि इसके लिए पहले जो गुणांक होते हैं उनकी तुलना किया जाता है। तो गुणांक की तुलना के लिए a1 लिखेंगे 1, b1 माइनस 3 c1 माइनस 3, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 9 और c2 इज इक्वल टू माइनस 2 दिया है। जब इनकी तुलनाएं करेंगे हम a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 के रूप में लेंगे हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 9 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई माइनस 2, माइनस माइनस कट गया और यहाँ पर भी माइनस है क्योंकि 9 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट गया, 3 3 के 9 और यह 1/3 देख रहे हैं हम लोग। 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 3/2। क्या ये और ये बराबर होंगे? नहीं, तो इसे क्रॉस कर देंगे। तो अर्थात हम लोग देख पा रहे हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू
B1/B2 तो हो रहा है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो रहा है। इस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, इस स्थिति में यह जो समीकरण होगा किस रूप में इसकी रेखाएं प्रदर्शित होंगी। तो आप लोग जानते हैं कि जब प्रथम दो गुणांक समान हो और तृतीय गुणांक समान न हो, तो इस प्रकार हमारी रेखाएं जो होती है वह समांतर जाती है। जब समांतर जाएंगी तो इसका जो हल होगा वह क्या होगा, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या यह प्रजनन विधि से इसे हल कर सकते हैं? नहीं। प्रजनन विधि से तभी हल किया जाता है जब अद्वितीय हल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब लोग हम हल करेंगे पहला का दूसरा प्रश्न। जब पहला का दूसरा प्रश्न हल करेंगे तो पहला समीकरण है हमारे पास 2xy + y = 5। ठीक, इस समीकरण को हल करने से पहले हमें इस रूप में इसे लिखना होगा, a1x + b1y + c1 = 0। बीजगणित विधि को जब हल किया जाता है तो इस रूप में समीकरण का होना अति आवश्यक है। तो इस रूप में लाने के लिए हमें क्या करेंगे कि 2x + y - 5 = 0, यह होगा हमारा पहला समीकरण। ठीक है, अगले समीकरण को हम लोग देखेंगे 3x + 2y = 8। 3x + 2y = 8। 3x + 2y - 8 = 0, यह हुआ हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए पहले इसको बीजगणित विधि से हल करने से पूर्व हमें यह देखना होगा कि यह अद्वितीय हल है या नहीं, क्योंकि यह प्रश्न में भी मेंशन है। तो इसके देखने के लिए क्या किया जाता है, अनुपातों की तुलना। तो अनुपातों की तुलना कैसे होती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इस रूप में देखना है। ठीक, इस रूप में देखने के लिए हम क्या करेंगे 2/3 = 1/2। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों अनुपात समान नहीं, क्योंकि इनके अंश और हर समान नहीं है, यह बराबर नहीं। जब यह अनुपात समान नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ यह अद्वितीय हल है, यह अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसमें क्या होगी कि इसका जो ग्राफ होगा, इसका रेखा जो होगा वह प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर। तो अभी से हम लोग हल करेंगे बीजगणित विधि। बीजगणित विधि का मैंने अभी सूत्र बताया था आप लोगों को कुछ समय पहले। उस सूत्र को अगर याद है तो डायरेक्ट हम लोग हल कर पाएंगे, अगर नहीं याद है तो जो प्रक्रिया मैंने बताया था सेकंड टर्म में, उस प्रक्रिया को अपनाएंगे। अर्थात x, y और 1 इन तीनों के गुणांकों को लेंगे और उनकी तुलनाएं करेंगे। तो पहले x है, इसको शांत करते हैं, और जो y का गुणांक है और 1 का, इसको लिखेंगे 1 2 -5 -8। y का शांत करेंगे तो -5 -8 और 2/3, तो -5 -8 2 और 3, 1 शांत किए 2 3 तो हो गए, यह हुआ 1 और 2, कितना हुआ 1 और 2 हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तिरछा तिरछी गुना होगा। तिरछा तिरछी क्या होगा, गुना। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे x बाई के रूप में आएगा, -8 × 1 तो -8 × 1 -2 × -5 = y/-5 × 3 -2 × -8 = 1/2 × 2 -3 × 1। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे x बटा -8, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 5 10 बराबर y = 15 -15 और 8 दूनी का 16। ठीक है, बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 -3, 4 -3, माइनस और माइनस प्लस हुआ। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे x बाई, यह 10 है और 8 है, यहाँ पर क्या किया जाए, जोड़ किया जाए या घटा, क्योंकि दोनों सेम बॉल है। तो जैसे आप लोग को पता होगा कि माइनस और प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो 10 में से 8 जाएगा 2, 2 हो गया। अब बात आती है कि सेम बॉल किसका लिखे, प्लस का या माइनस का। तो जो अधिक धनवान होगा, जिसका मान अधिक होगा, उसी का वर्चस्व होगा। यहाँ पर धनात्मक होंगे, तो उसके बाद y बटा
16 में से 15 गया 1, और यहाँ पर भी धनात्मक का मान अधिक है, यानी कि इसका वर्चस्व हुआ, तो हम लोग इसका सैंबल लिखे और 1/4 में से फिर गया 1। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों अनुपातों की तुलना करेंगे, एक बार y को शांत करेंगे, एक बार x को शांत करेंगे। x/2 इज इक्वल टू 1 और y/1 इज इक्वल टू 1। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो x का मान 2, क्योंकि तिरछा तिरछा गुना, और y का मान 1। ठीक है, ये दोनों हमारे x और y का मान प्राप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए। यदि नहीं समझ गए तो पुनः इसे समझेंगे और एक सरल विधि से, एक आसान तरीके से, धीमी गति से समझेंगे। पहले हमारे पास कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे, यदि उस युग्म इस फॉर्मेट में है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, अर्थात जितने भी मान दिए जाते हैं समीकरण में वो सभी बराबर के एक तरफ होने चाहिए, तो फिर हम आगे बढ़े। नहीं है उस रूप में लाएंगे जैसे इसको लाया गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जांच करेंगे कि यह जो हमारा समीकरण है किस रूप में है, अद्वितीय हल है या नहीं है। यह प्रश्न में भी मेंशन है। तो मैंने जब जांच किया तो यह अद्वितीय हल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों युग्मों के प्रथम अनुपात की तुलना, जब प्रथम गुणांकों की तुलना किया मैंने प्रथम दोनों की, तो अद्वितीय हल हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान नहीं थे, 2/3 और 1/2 समान नहीं, तो यह अद्वितीय हल हुआ। अद्वितीय हल कहने का मतलब कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उसका केवल और केवल एक हल निकलेगा, तो यह अद्वितीय हल हुआ। उसके बाद ब्रजगुणन विधि की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, x, y और एक तीनों को एक साथ लिख दिए। उसके बाद बारी बारी से x के गुणांक को पहले शांत करेंगे और बाकी शेष दो गुणांकों को लिखा गया। फिर y के शांत किया गया, उसके बाद इन दोनों को शामिल किया गया, फिर 1 को शांत किया गया और इन दोनों को मेंशन किया। उसके बाद अब इसे बराबर के रूप में रखते हुए, बटा के रूप में रखते हुए तुलना किया जाएगा, तो तिरछा तिरछी गुना किया जाएगा, क्योंकि इस विधि का ही नाम है ब्रजगुणन विधि, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिरछा तिरछी गुना। 8 एकम 8, 5 दूनी 10, ठीक इसी प्रकार से ये क्रमवार विधि अपनाई गई। उसके बाद इन दोनों अनुपातों की तुलना बारी बारी से की। तो इसके बाद हमें x का मान 2 और y का मान 1 प्राप्त। हमें उम्मीद है कि अब आप लोग इसे समझ गए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। बाकी देखिए इसमें जो शेष प्रश्न है, इस शेष प्रश्न में जो है बाकी जो अगर देखें हम लोग, दूसरा इसमें a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो इसकी तुलनाएं करेंगे, a और b का मान निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे कि पहले जो गुणांक है इनकी तुलनाएं करेंगे, उसके बाद हम लोग a और b का मान निकाल रहे हैं। तो देखते हैं अगली वीडियो में इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन मंगलमय।